तो हाल ही में सर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो सर हम भारत के संदर्भ में समझना चाहते हैं कि यह समझौता भारत के आम नागरिकों में, विशेषकर युवाओं में रोजगार के स्तर पर और भारत की वैश्विक स्थिति को किस तरह से एक अलग दिशा में ले जाने वाला ये समझौता होगा सर। बहुत अच्छा। भारत और यूरोपीय देशों के बीच जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो समझौता संपन्न हुआ, वो भारतीय राजनीति और भारत के हित के साथ साथ ये वैश्विक राजनीति के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का एक सराहनीय पहल और कदम है। जिस तरह आप देखेंगे कि वैश्विक राजनीति में जब विकसित देश केवल ग्लोबलाइजेशन और WTO, लेकिन लास्ट 4 या 5 ईयर से इन्हीं विकसित देशों के द्वारा रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अमेरिका के द्वारा बार बार टैरिफ और टैक्स का बढ़ाया जाना, ऐसे संदर्भों में भारत सरकार के द्वारा लिया गया ये कदम और किया गया ये समझौता निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारत के इंटरेस्ट में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे न केवल जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी, इससे ग्लोबलाइजेशन का जो कंटेक्स्ट था, उस कंटेक्स्ट में भी जो है भारत और यूरोपीय देश दोनों को फायदा होगा और बैलेंस ऑफ पावर को भी ये कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि शायद आप ये बात कहना चाह रहे होंगे कि जो अभी यूएस के साथ हमारी डील हुई वो डील इस डील से प्रभावित। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि यूरोपीय देशों के साथ संपन्न समझौते के बाद अमेरिका ने भी इस तरह का समझौता भारत के साथ किया है। तो एक जो प्रभाव होता है, जो उसका असर होता है, वो हमारा जो है वो भी दिखाई दे रहा है वैश्विक राजनीति पे। तो ये भारत सरकार और भारत के लिए बहुत ही एक अच्छी पहल और सराहनीय कदम है और ये नो डाउट कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय राष्ट्र को एक बेहतर परिणाम देगा। सर, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अंदर अगर हम भारत की विदेश नीति को देखें, हमारा अगला सवाल इसी से है कि वर्तमान संदर्भ में भारत की विदेश नीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी की जो चुनौती है जियोपॉलिटिक्स में और ये जिन बदलावों से आज का विश्व गुजर रहा है, क्या हमारी भारत की विदेश नीति बिल्कुल फिट बैठती है, सही फैसले लिए जा रहे हैं? भारत ही नहीं, किसी भी देश की विदेश नीति एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा से जुड़ी होती है, लेकिन गतिशील और परिवर्तनशील होने के साथ साथ उसके कुछ मूलभूत लक्ष्य होते हैं और मूलभूत आधार होते हैं। जैसा कि भारत 1947 से लेकर के अभी तक कैसे कंटिन्यूटी और चेंज, एक सतत प्रक्रिया और परिवर्तन दोनों भारतीय विदेश नीति में दिखाई दिए और 1990 के बाद तो स्पेशली दिखाई दिए और आज 2014 के बाद उसमें स्पष्टतः परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसा कि पहले भारत आइडियलिस्टिक था, देन रियलिस्टिक हुआ और आज भारत की विदेश नीति प्रैग्मेटिक तक पहुंच चुकी है, जो भारतीय राष्ट्र के इंटरेस्ट में भी है। इसलिए मेरा मानना है कि भारत की विदेश नीति वर्तमान ग्लोबल ऑर्डर, वर्तमान वैश्विक राजनीति और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में जिस प्रकार का रोल और जिस प्रकार की स्ट्रेटजी और निगोशिएशन करना चाहिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत का जो उद्देश्य था उसमें हम यूरोपियन यूनियन, जैसा अभी आपने पूछा, और अमेरिका के साथ भी डील, तो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और जो डिफेंस रिलेटेड जो स्ट्रेटजिक इशूज हैं, रणनीतिक इशू हैं, उस पे भी भारत सरकार या भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए 2047 का जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उस दिशा में सरकार द्वारा जो भी किया जा रहा है मेरे अनुसार बिल्कुल ठीक है और भारत को और भी करने की जरूरत है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सरकार निश्चित रूप से सही दिशा में आगे बढ़। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा एक विदेश नीति के नेचर को। 1960s-70s के दौर में नैम नाम का एक संगठन, साथियों आपको बता दूं कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे शुरू हुआ था। जैसा कि सर ने कहा, गुट निरपेक्षता आंदोलन उसको कहते थे। तो हमारी विदेश नीति काफी लंबे समय तक गुट निरपेक्षता के संदर्भ में चली है। तो सर, आज गुट निरपेक्षता की नीति क्या भारत की विदेश नीति के अंदर प्रासंगिक है या नहीं? गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता का जो विषय है, ये 1991 या 1990 के बाद, स्पेशली 1991 के बाद से रेगुलर ये एकेडमिक जगत में डिस्कोर्स का विषय बना हुआ है कि क्या नैम रिलेवेंट है कि नहीं है। इस विषय को हम दो परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक उस समय की परिस्थिति, दूसरा नैम का लक्ष्य। तो जो परिस्थितियां थी जिस संदर्भ में, जैसे उस समय दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, शीत युद्ध का दौर था, तो दो गुटों को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे जो दक्षिण के देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इन लोगों ने एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के उद्देश्य से और किसी भी गुट में शामिल न होने, उस परिस्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन को सपोर्ट किया। लेकिन जैसा कि 1990, 91
सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक गुट जब खत्म हो जाता है तो गुटनिरपेक्षता की नीति पर स्वतः ही जो है प्रश्न लग जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज के समय में क्या ये रिलेवेंट है कि नहीं। तो परिस्थिति के संदर्भ में अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की बात करेंगे तो वह परिस्थितियां अब नहीं है वैश्विक जगत में, इसलिए परिस्थिति के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं है, यह कहा जा सकता है। लेकिन जो उद्देश्य थे, आज ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है, उस समय साउथ साउथ की बात की जा रही थी, और आज भी जो डेवलप विकसित देश और वर्षित विकासशील देश के बीच जो इश्यूज हैं, या जो पुअर गरीब कंट्री हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो इश्यूज हैं, वो आज भी एज इट इज, या एनवायरमेंट का जो इश्यूज है वो आज भी बने हुए हैं। लेकिन आवश्यकता क्या होगी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को? एक सशक्त, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, जो भारत जैसा देश ही दे सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेतृत्व विहीन सा हो गया है, इसलिए अब जो है आप देखेंगे कि इसको लेकर के कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। इसकी प्रासंगिकता तभी उभर करके आएगी जब ग्लोबल साउथ के देश, भारत जैसे देश, इसको नेतृत्व प्रदान करेंगे। बिल्कुल सर, भारत ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करने के लिए मुझे लगता है तैयार भी है, जैसा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो प्लेटफॉर्म गुटनिरपेक्षता होगा, क्योंकि गुटनिरपेक्षता आंदोलन उस परिस्थिति में था, आज वैसी परिस्थिति नहीं है। तो ग्लोबल साउथ को लीडरशिप भारत सरकार किसी नए नाम से देना पसंद करेगी या गुटनिरपेक्षता, ये तो इस पे कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी।